हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स। हमने डिस्कस किया हुआ है टिल 27th को हमने डिस्कस किया था अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह। 28th को भी द डीसीए वाज टोटली अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो हमने कवर नहीं किया है ना, क्योंकि सारा न्यूज़पेपर आर्टिकल वाज अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह। 29 संडे और 30 को हम लोग वापस से करंट अफेयर्स कवर करने आ गए। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कवर इट। और कवर करने के लिए हम लोग आज दो टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। दो टॉपिक कौन कौन सा है? फर्स्ट, राइजिंग एबव द एआई लाइन। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड फॉर 2025। 2025 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या ट्रेंड रहने वाला है। एंड द सेकंड टॉपिक इज द चैलेंज ऑफ होल्डिंग जजेस अकाउंटेबल। जजेस को कैसे अकाउंटेबल ठहराया जाए। तो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी हम कहाँ पढ़ते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 में। और बाकी जजेस को अकाउंटेबल ठहराना हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, जजेस, जुडिशरी। और ये टॉपिक तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी। पहला वाला टॉपिक मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए काम में आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में हमेशा ही रहता है। इसमें क्या खास बात है? इसमें उसने इस साल के डेवलपमेंट को एनालाइज किया है कि इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस सेक्टर में कैसे ग्रो कर रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिख रही हैं, और आगे 2025 में क्या करते हुए दिख रहा है। और जजेस के बारे में, है ना, जुडिशरी को रिफॉर्म करना हमेशा से एक चैलेंज रहता है। जजेस को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। जज से आप सवाल कैसे पूछ पाते हो? क्या नहीं पूछ पाते हो? जज गलती करे तो फिर उसका इम्पीचमेंट बहुत मुश्किल है, खासकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इम्पीचमेंट प्रोसेस है इंडिया में। तो फिर ऐसे में अगर जजेस करप्ट हो जाएं, गलत हो जाएं, तो फिर उनको कैसे अकाउंटेबल ठहराया जाए। अगर कोई ऑफिसर है, मिनिस्टर है, पीएम है, पीएम तक को आप क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट गिरा सकते हो, बट जजेस का क्या किया जाए। तो जजेस को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी मिला हुआ है इंडिया में, तो उसको उनको अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत ही परसिस्टिंग जुडिशियल रिफॉर्म है, जिस पे बात अब कम से कम होनी ही चाहिए, या फिर आगे इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। तो दिस इज द सेकंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, एआई का रोल इन 2024-25। 2024 हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर फॉर एआई, solidifying its role as the defining technology of the decade। डिकेड जो चल रहा है 2020 से 2030 तक, 2024 में एआई ने ये प्रूव कर दिया कि वो डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है इस डिकेड का। इसके पहले 2-3 साल सिर्फ इसकी बातें होती थी, है ना। फिर इसके बारे में इस साल एआई में एक्चुअली बहुत सारे काम हुए हैं जो ये टॉपिक बताएगा। While many predictions came true, the rapid advancement in responsible AI and greener tech, responsible AI है ना, and greener technology exceeded expectation। AI में और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ जाएगा, रिन्यूएबल भी आ जाएगा, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आगे निकला। तो फोरकास्ट क्या है 2024 में क्या हुआ? AI बिकेम ऑल परवेजिव मतलब हर जगह घुसा हुआ है AI, मोबाइल में, लैपटॉप में, है ना, सब जगह। ठीक है, जो भी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ठीक है, हर जगह AI घुसा हुआ है, परवेजिव हो गया। मूविंग टुवर्ड रेस्पॉन्सिबल एंड ग्रीनर टेक्नोलॉजी। इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ मेड इन इंडिया टेक प्रोडक्ट। मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। एनहांस फोकस ऑन इंटरनेट प्राइवेसी पे भी फोकस बढ़ रहा है एआई में। मिस्ड और ओवर एस्टिमेटेड ट्रेंड जो एआई में मिस हो गया, द कुकीलेस वर्ड ट्रांजिशन वाज डिलेड। कुकीलेस, है ना, कई बार आप लैपटॉप यूज करते रहते हो, है ना, आप बोलते हो कि एक्सेप्ट द कुकीज मतलब ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर हो कि आप क्या ब्राउज करते हो। ठीक है, तो वो कुकीलेस वर्ड का ट्रांजिशन थोड़ा डिले चल रहा है, जो होना चाहिए। एक्सटेंडेड रियलिटी एडॉप्शन रिमेन्ड लिमिटेड इन इंडिया इवन एज इट गेन्ड ट्रैक्शन ग्लोबली। एक्सटेंडेड रियलिटी का जो एक्सटेंशन है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। व्हाट इज एक्सटेंडेड रियलिटी दैट व्हाट वी सी इट रियलिटी, बट इज एक्सटेंडेड रियलिटी। जैसे आप वीडियो कॉल करते हो, है ना, आप कहीं पे गए और आपने उसका क्या किया? वीडियो कॉल किया, ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गया कि हाँ वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं। बट अगर आपने क्या लिया, ऐसा कुछ डिवाइस बनाया कि उस जगह को आप वैसे ही देख रहे हो जब वहाँ खड़े होके आप उसको देखते।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑगुमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। तो ऑगुमेंटेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, है ना, जिसमें आप एआई का यूज़ कर लो, जिसमें आप इंटरनेट और बाकी चीज़ों का यूज़ कर लो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो, वीडियोज़ का यूज़ कर लो, है ना, वैसी चीज़ें जो कि कम एग्जिस्ट करती हैं वो आप सामने सामने देख पाओ, गेम्स लड़ पाओ। जैसे कि मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कुछ डिवाइस लगाया, सामने आपको एक बॉक्सर दिख ही रहा है, आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वैसी एक्सटेंडेड रियलिटीज़ का एडॉप्शन इंडिया में लिमिटेड रहा। Challenges for early AI adopters. While AI is indispensable, companies have found it challenging to achieve significant return on investment. तो एक्सटेंडेड रियलिटी में क्या आएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जो रियलिटी नहीं है बट वर्चुअली हम उसको सोच पा रहे हैं, मिक्स्ड रियलिटी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट, और इन सब के बीच में जो है वो है एक्सटेंडेड रियलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। दैट डजंट मीन कि वो और क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगेन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एक्सटेंडेड रियलिटी और द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। वर्चुअल, इमर्स यूजर इन ए कंप्लीटली वर्चुअल इन्वायरमेंट। ऑगमेंटेड मतलब जो है उसको बड़ा करके दिखाना, बढ़ा के दिखाना, उसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड। और वर्चुअल मतलब जो नहीं है, एक टिपिकली वर्चुअल इन्वायरमेंट में दिखाना। मिक्स्ड मतलब रियल वर्चुअल को मिक्स करना, क्या हो जाएगा, मिक्स। Recalibration in 2025. Selective AI development. Large corporations are expected to scale down AI use, focusing on areas where the technology demonstrate a clear impact. Scale down कर सकते हैं AI को एज अ को पायलट, मतलब एक इंसान रहेगा, उसको एक सपोर्टिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है रादर देन द मेन एजेंट। यूजर नाउ सी AI एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टूल, मतलब है तो अच्छा है, इट्स नॉट लाइक वो है तो इंसान को रिप्लेस कर देगा, not as a replacement. Human will need to concentrate on top tier creative tasks that computers cannot replicate. जो कंप्यूटर्स नहीं कर सकता इंसान को वो करना चाहिए 2025 में। एलिवेटिंग ह्यूमन थिंकिंग एंड लेवरेजिंग AI फॉर रूटीन प्रोसेस। रूटीन प्रोसेस कौन कर दे, AI कर दे। 2025 में ऐसा ही कुछ करने की जरूरत है। टेक ओवर बाई AI एजेंट्स, इमर्जिंग पॉपुलरिटी। AI एजेंट्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क independently, learning from mistakes and making decision will dominate both enterprise and consumer applications. AI एजेंट जो होंगे, जो टास्क इंडिपेंडेंटली कर सकें, अपनी गलतियों से AI खुद भी सीख सके, वो डोमिनेट करेगा, उसका पॉपुलैरिटी इमर्ज होगा। ईज ऑफ क्रिएशन, कस्टम AI एजेंट कैन हैंडल मंडेन प्रोसेस। बहुत सारे AI एजेंट मतलब उसमें एप्स भी हो सकता है, अदर चीज़ें भी हो सकते हैं, जो मंडेन काम को, जो काम इंसान को करने में मज़ा नहीं आ रहा है, वैसे काम अगर वो कर पाए, कर दे, है ना, बहुत सारा फाइल रीडिंग करना है ना, ऐसे डेटा एंट्री करना है, ऐसे काम अगर AI कर पाता है तो अच्छा है। एज ऑफ दिसंबर 2024 ओवर 3 मिलियन कस्टम GPT, है ना, कस्टम GPT जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, GPT को बोलते हैं, have been created on ChatGPT with only 5% publicly accessed via GPT Store. कस्टम मतलब अलग अलग लोग, 3 मिलियन से ज़्यादा, 30 लाख से ऊपर अलग अलग जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर क्रिएट किए गए हैं चैट जीपीटी के माध्यम से, जो कि लोग यूज कर रहे हैं। तो मतलब चैट जीपीटी यूज करना इज वेरी इजी। फ्यूचर इंपैक्ट, दीज एजेंट्स को ट्रांसफॉर्म वर्कफ्लो अक्रॉस द इंटरनेट ऐप। वर्कफ्लो को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। एथिकल चैलेंज क्या है, एथिकल चैलेंज, AI एजेंट रेस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रेसिपिएंट, ह्यूमन जो रिसीव कर रहा है उसको AI एजेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है। बैंक्स यूजिंग एजेंट्स टू इवेलुएट लोन एप्लीकेशन, बैंक्स क्या करेगा, लोन एप्लीकेशन के लिए पहले AI यूज करेगा, फिर उसको बाकी ह्यूमन लोग देख रहे हैं, है ना, मैनेजरियल रिव्यू। हॉस्पिटल डिप्लॉइंग एजेंट टू फ्लैग क्रिटिकल पॉइंट्स, हॉस्पिटल्स पहले पेशेंट्स में उसका रिपोर्ट रीड करना है तो पहले AI रीड कर लिया कि क्या क्या फ्लैग करना है, उसको रेड कर दिया, डॉक्टर सिर्फ उसी को पढ़ रहा है। कई बार AI से मिस्टेक भी हो सकता है ना, तो वैसे में सिर्फ उस पर बिलीव करना एक एथिकल इश्यूज निकल के आता है, एथिकल चैलेंज निकल के आता है। शिफ्ट बियॉन्ड चैट ड्रिवन AI, है ना, चैट ड्रिवन AI से काम नहीं चलेगा, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। कि जैसे बॉट आ गया, है ना, जोमेटो स्विगी, आप कुछ भी करते हो, कुछ भी आपको क्वेरी होता है तो उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। मूविंग अवे फ्रॉम चैट बेस्ड मॉडल, दीज प्री प्रोग्राम्ड एजेंट विल ऑटोनोमसली एग्जीक्यूट टास्क विदाउट यूजर प्रॉम्प्ट, बिना यूजर के प्रॉम्प्ट के टास्क अपने आप कंप्लीट कर देंगे। डेथ ऑफ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड जो है उसका डेथ मतलब इंफॉर्मेशन अब आपको वहां सीक नहीं करना। AI is making data analysis more intuitive, replacing traditional dashboard with Gen AI tool.
that provide answers to a specific data question, visualization, trend line, prediction. Shift in analytics product. By the end of 2025, analytics tool may evolve into conservational format, particularly in enterprise product due to cost consideration. ये सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. जो ब्रॉड चीज़ें हैं एआई के अंदर आप वैसे भी समझ रहे हो, इन सब पे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. जेन एआई या जनरेटिव एआई क्या है? शॉर्ट फॉर जनरेटिव एआई रेफर्स टू एआई सिस्टम कैपेबल ऑफ जनरेटिंग न्यू कंटेंट, न्यू आइडिया, न्यू डेटा दैट मिमिक ह्यूमन लाइक क्रिएटिव. इसको क्या बोलते हैं? जेन एआई, मतलब जनरेटिव एआई. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सोशल मीडिया का यूज़ एआई के टाइम में काफ़ी कम होता हुआ दिख रहा है. टिकटॉक चैलेंज फेस कर रहा है, एक्स पे लोगों को डिससेटिस्फैक्शन है, ट्विटर से, फेसबुक पे यंग क्राउड नहीं आ रहा है ना, थ्रेड्स पे इंगेजमेंट नहीं है, इंस्टाग्राम भले ही ग्रो कर रहा है बट वहाँ भी लोगों को डिसइल्यूजनमेंट है. तो एआई के टाइम पे ये सारी चीज़ें भी हो रहा है और लोग जो हैं अपना पर्सनल स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं. क्लोज स्पेस, क्लोज फ्रेंडशिप ग्रुप और क्लोज स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन कि ऐसा बड़े प्लेटफॉर्म पे होना. क्लोज ग्रुप्स में आना पसंद कर रहे हैं. तो क्लोज ग्रुप्स में आना पसंद कर रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो नए प्लेटफॉर्म्स पे पोटेंशियल जनरेट यहाँ पे होता है ना. साथ साथ में एआई के साथ में हार्डवेयर पावर जो है कंप्यूटर्स का अनमैच्ड हो गया है. मैंने आपको फिर क्वांटम कंप्यूटर पढ़ाया था 1-2 क्लास पहले. क्वांटम चिप्स गूगल विलो का आ गया है ना, जो कि बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल रखता है कैलकुलेशन में. एनवीडिया का जीपीयू आ गया है, एप्पल M4 प्रोसेस जो हार्डवेयर में काफ़ी फास्ट काम करके दे सकते हैं. ठीक है. कंपैक्ट ऑन कंप्यूटेशनल लिमिट. न्यू डिवाइस विल ड्रास्टिकली रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम, एक्सपेंडिंग पॉसिबिलिटीज फॉर कंप्यूटिंग. जिससे कंप्यूटिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. तो एआई और नया हार्डवेयर को मिक्स करो तो 2025 अनमैच्ड कंप्यूटिंग पावर देने वाला है. एआई मिट्स हार्डवेयर. इनिशियल एआई लेड हार्डवेयर प्रोडक्ट लाइक द ह्यूमन एआई, इन सब में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था. बट 2025 में क्या एक्सपेक्टेशन है? 2025 में ये एक्सपेक्टेशन है कि फास्टेस्ट हार्डवेयर और एआई मिलकर धमाल मचाने वाले हैं. एआई ड्रिवन स्मार्टफोन आएगा जो ट्रेडिशनल ऐप्स को रिप्लेस कर देगा. बहुत सारे ऐप्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एआई से ही आपका काम हो जाएगा, है ना. एआई बेस्ड लैपटॉप आएंगे जिसमें बहुत सारा काम आपका एआई ही कर देगा. आ भी रहे हैं. देयर आर एआई बेस्ड लैपटॉप्स इन द मार्केट, गो एंड फाइंड आउट. दे आर एआई बेस्ड स्मार्टफोन, बस 6 महीने बाद और ज़्यादा एडवांस होंगे. तो ये सारी चीज़ें आपका बहुत सारा जो ऐप काम करता है वो रिप्लेस कर देंगे. द चैलेंज ऑफ होल्डिंग जजेस अकाउंटेबल. अब देखो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत सारा केस स्टडी दिया हुआ है. देखो अकाउंटेबल मतलब जज अगर कुछ गलत कर रहे हैं उनको हटाया कैसे जाए. तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने को इम्पीचमेंट बोलते हैं. दैट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस. कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है. सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 है, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5. कोरस्पॉन्डिंगली आर्टिकल आपका हाई कोर्ट के लिए है. जजेस को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को इम्पीच करने के लिए पहले लोकसभा या राज्यसभा में मोशन को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा. लोकसभा में 100 मेंबर्स, राज्यसभा में कम है तो 50 मेंबर्स, है ना, मोशन को लेके आएंगे कि हाँ हम इस जज को इम्पीच करना चाहते हैं, है ना. प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ये इनका ग्राउंड होता है जजेस को हटाने का. इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर. प्रूव्ड होना चाहिए वो. तो प्रूफ करने के लिए क्या है, एक टीम बनाई जाती है 3 लोगों की जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज, है ना, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा. ये लोग उस जज पे इंक्वायरी करेंगे और प्रूफ करेंगे कि हाँ उसका कंडक्ट सही था कि गलत था. सही गलत प्रूफ कर लिया. करने के बाद वापस पार्लियामेंट में स्पेशल वोटिंग होगा. स्पेशल 2/3 है ना मेजॉरिटी से वोटिंग वहाँ पे होगा. ठीक है. एंड एब्सोल्यूट जो है कॉम्बिनेशन जो है स्पेशल वहाँ पे पास होने के बाद दोनों लोकसभा राज्यसभा में फिर फाइनल प्रेसिडेंट के साइन के बाद इनका जजेस का क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है. तो जजेस का इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत लेंदी है और पास्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई जज गिल्टी पाया गया है और गिल्टी पाने के बावजूद भी लोकसभा राज्यसभा से उसको इम्पीच नहीं किया गया क्योंकि एक स्पेशल क्या चाहिए वहाँ पे, मेजॉरिटी चाहिए. तो स्पेशल मेजॉरिटी नहीं आया, नहीं इम्पीच किया गया. और वैसे जज आराम से अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किए और कंप्लीट करने के बाद इनफैक्ट किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उनको कोई और भी पोस्ट दिया आफ्टर रिटायरमेंट. पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट भी उन लोगों ने एंजॉय किया. बहुत सारे जज ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में इंक्वायरी शुरू हुई
काम स्टार्ट हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद फिर अब इंक्वायरी कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता। अब रिजाइन कर दिया, फिर उनको जो भी पेंशन, पर्क्स, बेनिफिट, रिजाइन जो उनको मिलना चाहिए आफ्टर देयर टेन्योर, है ना, टेन्योर खत्म होने के बाद, उनका जो रिटायर होते हैं उनके बाद, वो सब कुछ उनको वापस से मिलने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार हो चुका है, और बहुत सारी केस स्टडीज इसमें आपको मिलेंगे, एटलीस्ट 3-4। बट अभी का एक केस स्टडी, एक पुराना, एटलीस्ट 2-3 केस स्टडी यू शुड कीप इन माइंड कि जब आप मेंस में लिखना है तो इसको लिख सको। ठीक है, अब मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ। जस्टिस यादव कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच, जस्टिस शेखर कुमार यादव ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन December 8 दैट रिवील्ड बायस अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर जज बायस है तो डिसीजन भी बायस होने के चांसेस रहते हैं। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लीगल सेल ऑफ विश्व हिंदू परिषद विद इन द कोर्ट प्रेसिडेंट्स। दिस इंसिडेंट हाईलाइट चैलेंजेस इन इंडिया जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। में बहुत दिन से आर्टिकल्स इस पे आ ही रहे हैं, तो मैं इंतजार कर रहा था जब बहुत अच्छा आर्टिकल आएगा तब मैं इसको कवर करूंगा। रिव्यू मैकेनिज्म फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए जजेस को हटाने के लिए हायर जुडिशरी का प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होना चाहिए। जजेस इंक्वायरी एक्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 है। हाई कोर्ट के लिए 217 और 218। प्रीलिम्स के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये और साथ में ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, डिटेल में आप पॉलिटी में इसको पढ़ते ही हो, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 वगैरह को। फिर ये हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 218 आ जाता है। इम्पीचमेंट मैंने बताया, इम्पीचमेंट का ट्रायल स्टार्ट हुआ था जस्टिस के खिलाफ में। जस्टिस थे जस्टिस रामास्वामी, है ना। उन्होंने मेस यूज किया, मेस मतलब ऑर्डर, वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, जो कि एक कॉलोनियल प्रैक्टिस था, ऑर्डर वो सब यूज करना जो आप पहले मूवीज वगैरह में देखते हो, है ना। तो वहां पे उनके अगेंस्ट में उनको क्रिटिसाइज किया गया, मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगा कि उनके घर पे वो बहुत एक्स्ट्रा वैकेंट तरीके से रहते हैं, है ना। जितना पैसा उनका सैलरी होगा उससे बहुत ज़्यादा खर्चा करके वो रहते हैं। वहाँ पे एक नया कोड ऑफ कंडक्ट बना जजेस के लिए, री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये सब बना। उनके अगेंस्ट इंक्वायरी हुई, 3 मेंबर पैनल ने उनको गिल्टी पाया, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने उनको केस देना बंद कर दिया कि नहीं, ये किसी पैनल में नहीं रहेंगे। वापस से लोकसभा में वहाँ पे इम्पीच नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारे जो 2/3 मेजॉरिटी वगैरह चाहिए वो नहीं मिल पाया। देखो, गिल्टी पाने के बाद भी लोकसभा राज्यसभा का इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा होना पड़ेगा, वो नहीं हो पाया। तो जस्टिस रामास्वामी रिटायर्ड विथ फुल बेनिफिट डिस्पाइट द गलती वर्डिक्ट। अब सोचो, ये है एक केस स्टडी दैट यू शुड रिमेंबर, पूरा नहीं, 2-3 लाइन जो आप मेंस में यूज कर सको, है ना। तो इसका मतलब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में लूपहोल्स हैं, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा दिया गया है जो नहीं देना चाहिए, और प्रोसीजर भी इनकम्प्लीट रह जाता है। प्रोसीजर भी कई बार अगर रिजाइन कोई कर देता है तो प्रोसीजर भी इनकम्प्लीट रह जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिजाइन कर दे तो प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। और जस्टिस वी रामास्वामी को बाद में चेयरपर्सन ऑफ तमिलनाडु लॉ कमीशन भी बनाया गया रिटायरमेंट के बाद में। सोचो, गिल्टी है, पूरा टर्म कंप्लीट किया, मस्त पेंशन उठा रहे हैं, बाद में अलग कमीशन का मेंबर भी बना दिया जा रहा है। अगर अकाउंटेबिलिटी प्रूफ करने के पहले अगर रेजिग्नेशन हो जाता है, ऐसा भी केस है। जस्टिस सेन ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, सौमित्र सेन, बिकेम द फर्स्ट जज इन इंडियाज हायर जुडिशरी टू बी वोटेड फॉर रिमूवल। राज्यसभा ने बोल दिया कि अब ये जाएंगे, राज्यसभा ने मेजोरिटी दिखा दी उनको जाने के लिए। उनके अगेंस्ट में 1983 में 33 लाख का मिस अप्रोप्रिएशन का अक्यूज थे वो। ठीक है, बट जैसे ही राज्यसभा के बाद लोकसभा में मैटर जाता, उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया, लोकसभा के वोटिंग के पहले ही रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन कर दिया तो रिजिग्नेशन के बाद चार्जेस वापस इनकम्प्लीट, उनको फिर पूरा जो भी रेजिग्नेशन के बाद या फिर उनके रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिलता है। फिर वैसे ही पीडी दिनकरन के पास 16 चार्जेस थे, है ना, इंक्लूडिंग द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ 300 एकर्स ऑफ फार्मलैंड। एक्यूज्ड acquisition emerged during his tenure as a judge of the Madras High Court and continue as Chief Justice of Sikkim High Court. इन्होंने भी रिजाइन कर दिया, इम्पीचमेंट को अवॉइड किया, बट रिटेन पोस्ट रिटायरमेंट पर्क इनको पूरा मिला। तो ये बात वही हो रहा है, इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस में होना चाहिए, अब चेंज होना चाहिए, है ना। फोरम ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ऐसा बोलता है,
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए, भले ही वो पहले ही रिजाइन करें तब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए, और भले ही उनको इम्पीच नहीं किया जाए लेकिन गिल्ट प्रूफ होना चाहिए, उन पे गिल्ट लगना चाहिए, और अगर गिल्ट प्रूफ होता है तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में चेंज आना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग प्रोसीजिंग को कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अलग अलग लोग, राज्यसभा के चेयरमैन जब हामिद अंसारी थे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, पोस्ट रेजिग्नेशन इंक्वायरी को हॉल्ट कर देना चाहिए। तो ऐसा ये सारा चीज़ इशू चल रहा है, हमेशा से चल रहा है, और अभी जुडिशल अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जुडिशरी में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ये जुडिशरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है जजेस का अकाउंटेबिलिटी, है ना। जब स्टेट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एमपी को, एमएलए को आप हटा सकते हो हर 5 साल में, ठीक है, उन पे केसेज वैसे सब चल सकते हैं। मिनिस्टर्स को आप हटा सकते हो, ठीक है, इनफैक्ट आईएएस ऑफिसर को भी आप जेल में डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो जजेस को इतना इम्यूनिटी देना, है ना, एक तरह से गलत जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज के दोनों टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।